नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं भंवर मेघवंशी, जो राजस्थान से जुड़ रहे हैं। और हम लोग आज बात कर रहे हैं जो मामला राज्यसभा में मतलब विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था कि जब वो 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी में कांग्रेस का एक विजय शंखनाद रैली की थी उन्होंने वहाँ पे। और उसके बाद 10 अगस्त को वहाँ पर कुछ लोग जो एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे, और उसमें ऐसा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने वहाँ पर एक शुद्धिकरण कुछ प्रक्रिया की, शुद्धिकरण जैसे हवन वहाँ पे एक उन्होंने करवाया, क्योंकि उनको लगा कि रामलीला मैदान में एक। और ये बात फिर बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट में सदन में उठाई, और जिसको लेकर सभी तरफ से खेद तो जताया गया। पर साथ में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये बात बुरी है, पर इस पे हम खेद तो है हमें, और पर ये कि इसे राजनीतिकरण मत करिए इसका जो है। तो भंवर मेघवंशी इसलिए इस बारे में महत्वपूर्ण उनकी आवाज़ है, क्योंकि एक तो वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पीयूसी से जुड़े हुए हैं। वो अयोध्या में एक कार सेवक उनकी किताब है, पहले वो आरएसएस के हिस्सा भी रहे हैं। और अ, दलित समुदाय से आते हैं, अगर मैं कह पा रहा हूँ ठीक से तो। भंवर भाई, आपका स्वागत है इस बातचीत में। इसको पहली नज़र में आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? क्योंकि ये अपने आप में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हम 2026 में बात कर रहे हैं, और ये लगातार हम देखते रहे हैं कि बार-बार जाति व्यवस्था को इस तरह से हिंदुओं के भीतर बार-बार इसको रेखांकित किया जाता है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की तरफ से। आपने भी इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। बहुत धन्यवाद निधीश जी। एक बहुत ही समसामयिक मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं। अ, ये मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता बन गई है कि किसी भी दलित अधिकारी का जब ट्रांसफर होता है, तो बाद में जो अधिकारी आ रहा है वो वहाँ पर गोमूत्र का छिड़काव करके, गंगा जल छिड़क करके, पवित्र करके और दफ्तर को फिर यूज़ करते हैं। और ये जो बीमारी है, ये व्यक्तिगत और जो थी वो अब संस्थागत रूप ले चुकी है और अब ये सार्वजनिक रूप से भी बहुत ही विद्रूप तरीके से प्रदर्शन में आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा के बाद ये जो हुआ, ये बहुत ही भयानक संकेत है कि आप एक ऐसे वरिष्ठ राजनेता को जिसका राजनीतिक जीवन 60 साल का हो गया, जिसने 13-14 चुनाव लड़े और जीते और जिनकी आवाज को बहुत आदर के साथ भारत की संसद और देश भर में लोग सुनते हैं। ऐसे और वो कभी भी मैं ये देखता हूँ कि खड़गे जी कभी भी बहुत ऐसा हल्का कोई टिप्पणी करने वाले इंसान नहीं है। वो बहुत नापी-तुली सोच के साथ बहुत गंभीरता से बात करते हैं। उस व्यक्ति की राजनीतिक रैली के बाद आप वहाँ पर हवन कर रहे हैं और शुद्धिकरण करवा रहे हैं, तो ये शुद्धिकरण आखिर किस चीज़ का है? ये रामलीला मैदान का है या उस व्यक्ति की उपस्थिति का है या जो हमारे हिंदू समाज में जो ये मानसिकता है, ये पवित्र और अपवित्र की और ये शुद्ध करने की, ये क्या है? मुझे तो लगता है कि ये 150 200 मतलब 150 साल से ये जो शुद्धिकरण चल रहा है हमारे यहाँ, जिसको आर्य समाज ने इंट्रोड्यूस किया हमारे परंपरा में और वो फिर बहुत लोगों को शुद्धिकरण करके और वो भेजते थे हरिद्वार। वो 21 दिन का व्रत करवा के अंत में वो हरिद्वार में जाकर के नहा करके आते थे और माना जाता था कि अब ये शुद्ध हो गए। अब लेकिन ये जो जो सो कॉल्ड देवभूमि है हमारी, अ, उत्तराखंड और इवन हिमाचल, इसमें जिस तरीके का दलितों के बारे में जितना नफ़रत आप देख सकते हैं, उतनी मेरे को कई बार तराई में और ये जो हमारा पठार का इलाका है, उसमें नज़र नहीं आती है। तो जिस इलाके को हम पवित्र मानते हैं ऑलरेडी, हम ये मानते हैं कि वहाँ तो देवताओं के निवास हैं और वहाँ हमारी तमाम बड़ी-बड़ी देवस्थलियाँ हैं। वहाँ पे इस देश की संसद की एक प्रमुख आवाज़ गरजती है और उनके आने के बाद में ये शुद्धिकरण का जो नाटक किया जाता है, ये निश्चित रूप से उस विचारधारा
जिन संगठनों से ये लोग जुड़े हुए हैं, हिंदुत्ववादी संगठनों से, उनकी उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर ये वो उसको उजागर कर रहे हैं कि अंततः हम हमारी सोच क्या है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत ही घृणित अपराध है और ये सीधे-सीधे तौर पे एट्रोसिटी है। इसमें जैसा कि खड़गे जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने राज्यसभा में कहा भी कि ये आपको तय करना है कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आपको एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो तो बात कहीं आगे नहीं बढ़ी। हाँ, मतलब जब खड़गे साहब के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर भारत में जो आम तौर पर जैसे कि मैं आप जिस जगह पर हैं राजस्थान में वहाँ भी एक पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है और हम ये लगातार हर तरफ देख रहे होते हैं। इस देश में इस समय जो ख़ास तौर पे क्योंकि मुसलमानों को मोटे तौर पर उनको दुश्मन मान लिया गया है और अब ज़्यादा हिंसा और नफ़रत उनके खिलाफ देख रहे होते हैं। उसमें ये बातें शायद थोड़ी-सी दब जाती हैं, पर जब खड़गे साहब के साथ ऐसा हो रहा है बाबर भाई, तो ये आम तौर पे आप इसको अपनी आम ज़िंदगी में कैसे देखते हैं कि हिंदुओं में जो सवर्ण हैं, वो बाकी जो जातियों से जो लोग आते हैं, उनको वो कितना हिंदू मानते हैं और उनकी उनकी क्या है मतलब उनका स्टेटस क्या है, उनकी स्थिति क्या है स समाज में? देख देखिए, इसमें तो बहुत साफ है कि वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई अभी भी तुम हमारी नज़र में शुद्ध नहीं हो। तो ये जो अपवित्रता का जो विचार है और जिससे अनटीचेबिलिटी पैदा होती है और जिसको महात्मा गांधी ने और बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम हमारे जितने भी महानायक और नायिकाएं हुई, उन्होंने जिस चीज के खिलाफ एक संघर्ष किया और जिसको समूल नष्ट करने की दिशा में हम आगे बढ़े और कुछ हद तक हमने ये किया कि सह भोजन से लगा करके अंतर्जातीय विवाह और एक साथ मिलना जुलना सार्वजनिक स्थलों से हमने छुआछूत को मिटाने का पूरा प्रयास किया और वो एक समय में हमारी पूरी भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का एक सबसे प्रमुख स्वर था। अगर आप देखेंगे तो 1930 से लगा करके महात्मा गांधी की हत्या तक उनका तो कोर वही रहा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे छुआछूत को उन्मूलन करना है और उसकी वजह से बहुत हम प्रभाव भी देखते हैं देश में। लेकिन अब हम कहाँ पहुँच गए? होना तो ये चाहिए था कि 100 डेढ़ 100 सालों के जो प्रयास हुए, उसके बाद लोगों के दिल दिमाग से ये निकलना चाहिए था कि कोई अशुद्ध नहीं होता है, कोई शुद्ध नहीं होता है। कोई पवित्र और कोई निकृष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अब जहाँ देख रहे हैं बाकी तमाम बातें वापस, आपने ज़िक्र किया कि जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ जिस तरीके से उनको कॉर्नर किया जा रहा है और जो कुछ उनके प्रति घृणा है, उसमें ये शुद्धिकरण का भाव बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि लगता है कि म्लेच्छ हैं, अशुद्ध हैं, अस्वच्छ खाना खाते हैं, हम तो पवित्र हैं, हम शाकाहारी हैं, हम महान हैं। जी। तो ये जो शुद्धता वाला जो शुद्धतावाद है, ये प्योरिटी का कांसेप्ट ही लाता है उस नफ़रत को, उस अनटचेबिलिटी को और वो अंततः मॉब लिंचिंग तक जाती है। जहाँ पर कोई आदमी आपसे भिन्न कुछ चीज़ खाता है, तो आप उसकी जाकर के और फ्रिज को चेक करते हैं और पता नहीं किसका वो मीट खा रहा है, लेकिन उसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं इस देश में। तो आम लोगों के साथ तो ये बहुत हो रहा है। ये हर दिन भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये जब इस कद-काठी के व्यक्तित्व के साथ हो जाए मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे लोगों के साथ और उस दिन मंच पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे और कुमारी शैलजा जी भी थी। वो भी जी, उत्तर भारत की एक बड़ी जी, हरियाणा नामचीन प्रेम दलित जी, नेता है और जी, उसके अलावा वहाँ उत्तराखंड के जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो भी दलित समाज से मतलब 3 बड़े दलित समाज के नेता वहाँ पर मौजूद थे। उनकी उपस्थिति आपको इतना ये असहज कर देती है कि आप वहाँ हवन करते हैं और आप ये कहते हैं कि इसको हमने पवित्र कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि ये फिर से लौट रहा है। ये जो एक बहुत ही मानसिकता थी हमारी और जिससे हम बाहर निकले, बड़ा संघर्ष करके, उसका इस तरीके से वापस लौटना, ये भयानक संकेत देता है और ये उस हिंदू राष्ट्र की आहट है
जहाँ मनुस्मृति कहीं न कहीं मनुस्मृति पर जो आधारित समाज है, ये इसमें कहीं दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं फिर से, जहाँ पर जो संविधान कहता है कि सब लोग बराबर हैं और किसी को भी किसी कारण से आप अस्वच्छ या अपवित्र नहीं मान सकते हैं। उसमें अगर आप फिर से ये कह रहे हैं, आपका मतलब मैं जब गाँव में पहले सुनता था लोगों से कि भई क्यों ये है? तो वो कहते जी ये गंदे रहते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं। ये तो गलत तरीके के खान-पान करते हैं, झुग्गी-झोंपड़ियों में, इन सब चीज़ों में रहते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह का उनका जो ड्रेसअप है, वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, भाई उनसे बेहतर कपड़े तो कौन पहन सकता है? तो इतना सुंदर तरीके से वो रहते हैं और उनका बिल्कुल एकदम सफ़ेद हंस की तरह। उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि भई इनसे भी आप अपवित्र हो गए, तो ये अपवित्रता कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कि ये दिमाग में कहीं ये बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति इस पूरी उससे बाहर आने के लिए वो पढ़ाई-लिखाई करता है, वो एक नौकरी पाता है, वो एक अपना आर्थिक स्तर बदलता है और उसके बाद भी सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक भी क्योंकि वो तो राजनेता भी हैं और बहुत पुराने लगातार अ, लोकप्रिय नेताओं में से हैं, लगातार चुने निर्वाचित रहे हैं लंबे समय से। तो उसके बाद जब उनको भी जब निशाना बनाया जाता है, पर इसमें एक और सवाल भंवर भाई ये है कि अ, ये सरकार जो है वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुलिस है और ये जो पार्टी है और वहाँ पे आरएसएस है, वो क्या कर रहे हैं जब ये सब उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है तो? मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में ये शुद्धिकरण का हवन हुआ, बाद में ये भी सामने आया कि वो सज्जन जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए उनके स्वयंसेवक हैं। तो ज़िम्मेदारी बनती है कि संघ को सबसे पहले बोलना चाहिए था इसमें। आप हिंदू-हिंदू, भाई-भाई कहेंगे और कहेंगे कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत्। तो ये केवल आप शाखा में कहेंगे या मंचों पे कहेंगे। आप जब ये हो रहा है, आपका कार्यकर्ता कर रहा है, तो उस समय सबसे पहले इस पर बोलने की ज़रूरत थी मोहन भागवत जी को। इस पर खड़गे जी कुछ करते उससे पहले धामी जी की सरकार को ये करना चाहिए था कि इस पे सुओ मोटो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे राज्यसभा में कहने के बाद राज्यसभा के सभापति महोदय कह रहे हैं कि ये बहुत पाप है, ये नहीं होना चाहिए। नड्डा जी कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो गया। लेकिन फिर ज़िम्मेदारी किसकी है? आपकी सरकार है, आपसे जुड़े हुए आपकी विचारधारा के लोगों ने ये किया है और आप कह रहे हैं बहुत गलत हो गया, तो फिर इसका निदान क्या है? तो ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेगा। बातें करेंगे, पूरा ज़बानी जमा-खर्च चलेगा, लिप सर्विस चलेगा कि सारे हिंदू एक हैं। सो कॉल्ड समरसता की बातें भी करेंगे। लेकिन ये होगा तो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो यहाँ कार्रवाई के लिए क्या करना पड़ेगा? देश भर में लोगों ने इस पर बोला और देश भर में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो एक सत्याग्रह किया। उन्होंने हर जिला मुख्यालय पर इसके खिलाफ ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया और बहुत सारे जो लोग इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद लोग हैं, जो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करते हैं और जिनको ये लगता है कि ये अमानवीय कृत्य है, उन सब लोगों ने इस पर बोला। उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करना, कोई स्पष्टीकरण तक नहीं देना, ये दर्शाता है कि ये कहने के लिए ही है कि भई ये गलत हो गया है। लेकिन मन से वो मानते हैं कि नहीं-नहीं ये तो ठीक हो गया, क्योंकि ये तो करना ही है, ये तो करते ही है ना सभी जगह पे। आप अगर देखेंगे तो अलग बर्तन क्यों रखाए जाते हैं दलितों के लिए? अभी भी ये क्यों हालत है? अभी आपने देखा कि 15 अगस्त पर 80 साल बाद में 2 दलित कुर्सी पर बैठ गए। इस बात को लेकर के वहाँ के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने न केवल विरोध किया बल्कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार कर दिया, अपने बच्चों को लेकर के चले गए और उन्होंने कहा तुम्हारे बाप-दादा नहीं बैठे यहाँ पर, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कैसे बैठ सकते हो? और तुम यहाँ बैठोगे तो फिर हम कहाँ बैठें? मतलब हम तो नदीश जी ये सवाल है इसका जवाब कैसे दें? जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है दलित तो वो कहते हैं जी तुम घोड़ी पे बैठोगे तो हम कहाँ बैठेंगे? तुम कुर्सी पे बैठोगे तो हम कहाँ बैठेंगे? अब इसका जवाब भी हमको देना है कि भई हम कहाँ बैठेंगे? और हम कहीं बैठ जाएँ तो फिर आप ले आते हैं गंगा जल।
आप ले आते हैं गौमूत्र, आप पंचगव्य ले आते हैं, आप फिर हवन करने लगते हैं। तो अब क्या कीजिएगा इस देश में? इस मानसिकता के खिलाफ कुछ काम करने की जो ज़रूरत थी, मुझे लगता है कि इस देश को फिर से एक नैतिक ताकत की ज़रूरत है, एक नैतिक एक शक्ति महात्मा गांधी जैसी, जो ये कह सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये दिशा ठीक नहीं है और ये हिंदू-हिंदू की बात करना, ये सारी बात करना, ये अपनी जगह है, लेकिन अपने काडर को ये समझा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, वो कितना भयानक है और उसका मैसेज क्या जाता है। जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति के उपस्थिति के बाद शुद्धिकरण करते हैं, तो इस देश के करोड़ों-करोड़ दलित समाज को ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारे 60 साल से जो सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा लीजेंड लीडर है, उसको भी हम कुछ नहीं मानते हैं। तुम क्या हो? तुम तो कीड़े-मकोड़े ही हो। तो ये जो स्थिति है इस देश में, ये देश को कहाँ ले जाएगी? इस दिशा में तो ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे लिए तो ये बहुत अपमान की बात है, लेकिन इस देश के लिए और हम सबके लिए बहुत भयानक संकेत है। तो जगत प्रकाश नड्डा ने फिर संसद में कहा कि राज्यसभा में कहा कि इसको राजनीति इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। ये एकदम सबके लिए निंदा का विषय है फलाना-ढिकाना। पर क्या ये राजनीतिक विषय नहीं है? कि ये ऐसा जो शुद्धिकरण का जो पूरा वहाँ पे नौटंकी की गई, वो एक राजनीतिक विषय है या नहीं है आपके हिसाब से? दूसरा, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तरह ही चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर इसको किस तरह से देखा जाएगा? ख़ास तौर पर अ, उन अ, जिसको हम जाति के वोट बैंक कहते हैं, वहाँ पर उसको किस तरह से देखा जाएगा? और उसके बारे में किस तरह से चुनाव में वो क्या किसी तरह का कोई प्रभाव छोड़ेगा आपके हिसाब से? मेरा ये कहना है कि देखिए शुद्धिकरण का जो शब्दावली आई है और इसकी जो शुरुआत है वो खुद ही एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक्ट था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज ने जब इसकी शुरुआत की तो वो राजनीतिक ही कार्यक्रम था। उसको भले ही आप धार्मिक माने, धार्मिक तरीके से उसको किया गया लेकिन वो पूरी तरीके से राजनीतिक था। और ये जहाँ-जहाँ भी किया जाता है वो पूरी तरीके से राजनीतिक ही है। तो मैं मेरा ये मानना है कि आप मतलब क्या मान रहे हैं फिर जो लोग कह रहे हैं कि नड्डा जी कह रहे हैं कि इसमें राजनीति मत करिए, तो फिर क्या ये आध्यात्मिक कृत्य था या धार्मिक काम हाँ, था तो शायद कहते हैं या कि क्या चीज़ थी? हम राजनीति करेंगे, आप नहीं कर सकते इस पे राजनीति। उनका अच्छा मतलब ये वो ये इनको नहीं कह रहे हैं करना। कि वो छात्रों के बारे में भी यही कह रहे हैं कि भई आप इस पे राजनीति मत करिए, छात्रों को बोलने दीजिए, हम छात्रों से दिक्कत नहीं है, आप राजनीति मत करिए, राहुल गांधी नहीं आ सकते उस पे जो है। ये उनका उनके उनको कष्ट इस बात का हो जाता है कि आप राजनीतिकरण मतलब कि आप इस बात के ब्राउनी पॉइंट्स अगर इकट्ठे करना चाह रहे हैं। और दूसरी वजह शायद एक ये भी है जिसके बारे में आपसे मैं क्योंकि आप उधर रहे हैं आरएसएस में। मल्लिकार्जुन साहब खड़गे साहब का बेटा जो है प्रियांक खड़गे, वो शायद सबसे बड़ी आवाज़ जिस देश में बन गया है, जो कि आरएसएस की आधिकारिकता पे सवाल उठा रहे हैं कि भई आप हैं भी कि नहीं हैं, आप कहाँ से आते हैं? तो ये सवाल भी इन 100वाँ साल है आरएसएस का, तो पहली बार एक तरह से उठाया जा रहा है इतनी मजबूत आवाज़ में कि आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं है तो आप कैसे हैं फिर? मतलब एक तरफ भंवर मेघवंशी और नीतीश त्यागी को अगर 12 कागज़ दिखाने पड़ेंगे अपनी नागरिकता, अपने वोटिंग कार्ड, अपने इसके लिए, पहचान के लिए अ, और संघ को कोई कागज़ नहीं दिखाना पड़ेगा, तो वो प्रियांक खड़गे ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो शायद एक दिक्कत तो ज़ाहिर तौर पे पूरे देश में उन सब की छातियों पर साँप लौट रहे होंगे जो कि खड़गे साहब खड़गे जूनियर का जो की आवाज़ सुनकर जो जिनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। और दूसरा ये कि जो कि ये जो राजनीतिकरण के बारे में बात है, जैसे कि आप खुद गुज़रे हैं, आपने खुद लिखा है इसके बारे में, हमने पहले बात भी की है इसके बारे में। तो ये जो पूरा सोच है, संघ का जो प्रश्रय में सोच जो प्रवृत्ति है, वो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें किसके लिए हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं? पहला तो मेरा ये है कि देखिए जो ये पूरा मामला है इसमें राजनीति क्यों नहीं की जाएगी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो तो जीवन पर्यंत राजनीति में रहे हैं तो उनके साथ कुछ भी अगर किया जाएगा तो उस पर तो राजनीतिक वक्तव्य आएंगे तो उसमें राजनीति एक पक्ष करेगा और दूसरे पक्ष को नहीं करने देगा ये भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो करेंगे राजनीति और दूसरा सामने का राजनीति
नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि वही बात है जो आपने उठाई, क्योंकि प्रियंक खरगे ने जिस तरीके से आरएसएस को जवाबदेह बनाने की कोशिश की और वो भावनात्मक रूप से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भावुक होकर के आक्रोश में कुछ भाषण दे रहे हैं। मैंने उनके कई सारे वक्तव्यों को सुना और मैंने महसूस किया कि वो जो बात कह रहे हैं, वो बहुत नपी-तुली बात है और वो बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं, भाई ठीक है ना, आपके पास सब चीज़ें हैं, तो फिर आप ले आइए कागज़ और हमको दिखाइए ताकि हम कर सकें, क्योंकि इस देश में हर किसी से आप जवाबदेही माँग रहे हैं। हर किसी से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कागज़ है कि नहीं है। यहाँ तक कि नागरिकों से आप ये माँग रहे हैं कि जो ज़िंदा है उससे पूछ रहे हैं कि तुम प्रूव करो कि तुम ज़िंदा हो। और वोटिंग से लगा करके एनआरसी, सीएए और जो एसआईआर और तमाम चीज़ें चल रही है उसमें आप तो माँगेंगे दूसरे से कागज़, लेकिन आपसे कोई माँगेगा तो आप कहेंगे जी कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आरएसएस को भी रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अहंकार है कि आरएसएस ने हिंदू धर्म का जगह ले लिया या वो उसका पर्याय बन गया, ये तो नहीं हुआ अभी, तो ये स्वीकृति तो इस देश में नहीं बनी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नफ़रत है, ये प्रियंक खरगे के उस एक्ट से जो नफ़रत आई है, ये यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, जो खड़गे जी के उसमें भी दिख रही है। और चूँकि खड़गे जी खुद भी एक बहुत मजबूत आवाज़ रहे हैं, वो जब भी बोलते हैं तो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ जम करके बात करते हैं और उनका अपना एक इतिहास भी रहा है, जहाँ से वो चुन करके आते हैं, वहाँ उनके परिवार का भी। और वो बहुत लंबे समय से बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट लोगों में से एक व्यक्ति रहे हैं। तो और उन्होंने, जैसा आपने पीड़ा में भी कहा, कि मैंने अपने आप को कभी भी एक विक्टिम दलित के रूप में कभी पेश नहीं किया। मैंने कभी अपना रोना नहीं रोया, मैंने कभी किसी से दया की भीख नहीं माँगी। मैंने बिल्कुल अधिकार के साथ सारी बातें कही। लेकिन बावजूद इसके भी, इतने सालों की इस देश की सेवा के बावजूद, अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो फिर किसके साथ हो सकता है? मैं नीतीश जी ये कहना चाहता हूँ, मैं तो उधर रहा हूँ जहाँ पे मनु की संतान होने का गर्व किया जाता है और उसके गाने गाए जाते हैं और मनु को महान महर्षि माना जाता है और इस देश का, दुनिया का पहला कानूनविद माना जाता है। उस संगठन में जो अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उस हिंदू राष्ट्र में दलितों की औकात क्या होगी, ये शुद्धिकरण जैसी जो चीजें हो रही है, वो उसको दिखा रहे हैं। ये अभी आप केवल ट्रेलर है। अभी हिंदू राष्ट्र आया नहीं ऑफिशियली, अनऑफिशियली बहुत सारा आ गया है, लेकिन ऑफिशियली अभी ये एक सेक्युलर राष्ट्र है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका मैंडेट है कि बराबरी है अब। लेकिन जी। जिस दिन वर्ण व्यवस्था पर आधारित, ऊंच नीच और विषमता पर आधारित हिंदू राष्ट्र आएगा, उसमें दलितों की क्या औकात होगी, कहाँ उनकी जगह होगी, वो बता रहे हैं। वो अपनी तरफ से तो दिखे देखिए, वो थोड़ा-थोड़ा दिखा रहे हैं। अब ये हम पे है कि हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। या हमने भी हिंदू राष्ट्र की कावड़ अपनी कंधों पे ले ली और हम भी उसको ढोए जा रहे हैं। तो ये इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को भी एक मैसेज है कि कल जो आएगा हिंदू राष्ट्र, उसमें हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। मुसलमान तो खैर है ही सामने, जो क्रिश्चियंस हैं और बाकी भी जो अन्य धर्मों के लोग हैं, वो तो सीधे-सीधे विधर्मी और मलेच्छ कुछ भी कहे जा करके उनके साथ तो जो होगा वो होना शुरू हो गया है। लेकिन जिनको अभी साथ लेकर के चलने का नाटक किया जा रहा है, उनके साथ भी यही होना है। क्योंकि इस देश में किसी एक जगह पर इनमें से कोई संगठन दलितों पर होने वाले छुआछूत, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, शोषण, उसमें कहीं खड़ा हुआ हो, कहीं आंदोलन किया हो, कहीं सवाल ही नहीं है। एक गाय पर कोई आँच आ जाए, अगर गाय प्लास्टिक खा के मर जाए, तो उसके लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाएँगे। गोमाता को राष्ट्रमाता बनाना है और उसकी रक्षा करनी है। गाय को चारा नहीं देंगे, गाय को नहलाएँगे नहीं, गाय को अच्छा रखेंगे नहीं, गाय की सेवा नहीं करेंगे। गो पालन नहीं चाहिए, गो रक्षा करेंगे। मतलब खुद तो रहते हैं बड़े-बड़े अपार्टमेंट में, कुत्ता पालते हैं और रक्षा गो गाय की कर रहे हैं। हम गो रक्षक हैं भाई, हमारे घर में गाय है, हम पालते हैं। जो किसान है, मज़दूर है,
वो पालता है गाय, इनको क्या गाय से लेना-देना, लेकिन वो मैसेज है कि हम तुमको जानवरों से भी नीचा समझते हैं। तो ये जो मैसेज है ये साफ है। इसमें ये हिंदू राष्ट्र की आहट के रूप में लेता हूँ मैं, ये जो छोटा-छोटा जो भी होता है, जहाँ-जहाँ भी ये लोग करते हैं और इनके ऊपर के लोग कुछ भी कहते रहें, नीचे के कैडर क्लियर है कि हमको जो हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसमें इनको औकात में रखना है। अब ये औकात का सवाल बहुत साफ आ गया है क्योंकि लोग कहने लगे हैं, अब पूछने लगे हैं कि भाई तुम्हारे बाप-दादे की औकात नहीं थी, तुम्हारी औकात कैसे हो गई? तो अब हमें ये प्रश्न अपने आप से भी पूछना पड़ेगा कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो इस देश के करोड़ों-करोड़ जिसमें 25-30 करोड़ दलित और आदिवासी हैं, उनका औकात कहाँ होगा? हिंदू राष्ट्र में उनका स्थान क्या होगा? ये प्रश्न अब पूछने का समय आ चुका है। बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि अभी जो जनगणना शुरू हुई है वो उसमें जातीय जनगणना की बात भी है और उसी उसी दौरान हम ये सब होता हुआ देख रहे हैं। और भाई आखिरी में एक सवाल कानून के बारे में कि कानून जिस तरह का संरक्षण देता है अ, जाति के हिसाब से उस पे, तो उसका पालन क्यों नहीं होता दिखाई दिया इस पूरे मामले में? और ऐसे कई सारे मामले आप भी अपने राजस्थान में भी देखते हैं कि जहाँ पे कानून को ठीक से जो है वो अमल में नहीं लाया जाता। हालाँकि उसके उसके कारण काफ़ी सारा संरक्षण मिल सकता है, काफ़ी सारे इस तरह के अपराध जो हैं रोके जा सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है पीओए, वो कानून ऐसा कानून है जो घटना के बाद वाला कानून नहीं है। वो कानून है कि घटनाएँ ही ना हो, दलितों पर, आदिवासियों पे अत्याचार ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव एक लॉ लाया गया। लेकिन इसका प्रिवेंटिव पार्ट गायब है। ये कभी भी इसको लेके कोई जागरूकता नहीं की जा रही है। इसको जाँच करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उनको खुद को इस कानून की जानकारी नहीं होती है और बहुत सारे लोगों के तो दिमाग में ये बैठा हुआ होता है कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है, इसका मिसयूज़ होता रहता है। तो अव्वल तो ये है कि किसी घटना की एफआईआर दर्ज कराना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। फिर अगर दर्ज हो जाए तो उसका फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाए, ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए 50% से ज़्यादा मामलों में अदम बकू झूठा कह करके एफआईआर लग जाती है और वो फाइनल रिपोर्ट के बाद वो केस झूठा साबित हो जाता है। और उसके बाद भी मान लिया कि कुछ केस 40% मामले जो हैं वो कोर्टों तक चले जाते हैं, तो फिर कोर्ट में सज़ा का सबसे ज़्यादा ऊँचा जो प्रतिशत है वो अब 6%, यानी कि 94% मामले बिल्कुल खत्म हो खारिज जाते कर हैं। दिए। तो न्याय की जो प्रत्याशा है, वो कहीं नहीं बचती है। आपने अभी देखा होगा कि राजस्थान में नागौर जिले में 5 दलितों को कुचल करके और मार-पीट करके और मार डाला। 5 लोग मारे गए, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से कुछ लोग तो 3 साल तक अपने बेड पर पड़े रहे। 11 साल मुकदमा चला। सीबीआई ने जाँच की, सीबीआई ने 40 लोगों को चार्जशीटेड किया और चालान पेश किया। अंत में 11 साल बाद में एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट ये फैसला देती है कि हाँ, लोग मरे, ये तो घटना तो हुई है, ये तो सिद्ध है। लेकिन किसने किया ये पता नहीं है। यानी हत्यारे कोई नहीं है, हत्याएँ हुई है, लोग मारे गए जी। हैं, हत्यारा कोई भी नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इवन अभी जो ये 15 अगस्त वाला जो हुआ है कांड, इसमें गिरफ्तारी होकर के कोर्ट के सामने पेश किए गए एक्यूज़्ड और वो शाम होने से पहले जमानत लेकर के घर पे पहुँच गए। तो अब ये पूरी व्यवस्था जो है, वो जिस तरीके से काम कर रही है, कानून तो बहुत अद्भुत कानून है। मैं सोचता हूँ कि पीओए जो है, वो ऐसा एकमात्र कानून है शायद इस देश में, जो ये कहता है कि अत्याचार करने वालों के हथियार को जब्त किया जाएगा और जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनको हथियार के लाइसेंस दिए जाएँगे। जो पीड़ित हैं, उनको प्रतिकर दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा और यहाँ तक कि जो गवाह होंगे, उन साक्ष्य को भी आने-जाने का भाड़ा दिया जाएगा और उनको एक जितना दिन लगेगा उसका पैसा दिया जाएगा। इतना जी। बढ़िया कानून होने के बावजूद, उसको लागू करने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं कि वो उसको लागू ही नहीं कर पा रहे हैं और एट्रोसिटी एक्ट इस देश में मज़ाक बन गया है
और उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसा एक नैरेटिव फैला करके उस कानून को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये मुझे लगता जी। तो इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले मैं मेरे सामने जो आजकल हम लोग देखते हैं स्क्रीन्स जो रील्स चलती रहती है उसमें एक कविता मेरे सामने आई, कौन जात हो भाई बच्चा लाल उन्मेष की, जो कि बिल्कुल इस प्रसंग में बिल्कुल सही बैठती है। और मैंने भंवर भाई से पूछा कि इस कविता को आप साथ में पढ़ सकते हैं क्या? तो मैं इस कविता को सुनाता हूँ। ये बच्चा लाल उन्मेष की कविता है, कौन जात हो भाई, अ, कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब, नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूँ ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई, जो एक दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या-क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं, मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूँ ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई, जो एक दलित पीता है साहब, नहीं मतलब क्या-क्या पीते हो? छुआ-छूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आँखों से देखा गया सारा भरम साहब, मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या मिलता है भाई, जो दलितों को मिलता है साहब, नहीं मतलब क्या-क्या मिला है? जिल्लत भरी ज़िंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब, मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या किया है भाई? जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या-क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और जाते-जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। तो ये कविता इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें इस पूरे अंतर्विरोध को और जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है दलित जाति और समुदाय के लोगों को राजनीति के तौर पे और धर्म और समाज के तौर पे आप उनको सौतेला बना के रखना चाह रहे हैं और राजनीति के तौर पे आप उनके वोट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मैं इस तो साझा करना चाह रहा था। गौर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया और दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मेरे ख्याल से हमारे समाज के लिए जो दलित हैं और जो दलित नहीं हैं, उन सब के लिए ये बात सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और इस खेल को देखना ज़रूरी है, जो हमारे देश के साथ और हमारे देश के लोगों के साथ लगातार किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े कद्दावर पुराने कांग्रेसी नेता हैं, पर उनके अलावा बहुत सारे और भी लोग हैं इस देश में, जिनके साथ ये ऐसा होता है, जिसको लेकर हम सबके भीतर सवाल उठने चाहिए और जिसके बारे में हम सबको बोलना भी चाहिए। अगर आपको ये बातचीत ठीक लगी तो अपने हमख़्याल लोगों के साथ साझा करिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और इसे और लोगों तक ले जाइए और इस तरह की पहलों के साथ अपना सहयोग रहिए क्योंकि यहीं पर पत्रकारिता हो रही है, यहीं पर जन पक्षधर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरकारा मतलब शोर कम, रोशनी ज़्यादा। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद और अपना ख़्याल रखिए। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई। और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की ये दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन।